ठीक है। हाँ, तो नीचे की तरफ mg sin थीटा, ये पार्ट 2 है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा 93.25 का। क्लियर। अब आप इसको 10 मीटर लेके जाओगे तो वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इधर की तरफ है 93.25 इंटू 10 दैट इज 932.5 जूल। समझ आना चाहिए। चलिए साहब, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। कहता है कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। यस सर। ओके, अब सुनो क्या सीन है ये। आप कह रहे हो इसको नीचे की तरफ लाओ, ठीक है, अच्छी बात है, नीचे की तरफ ले आएंगे। पहले मैं ये थोड़ा डायग्राम सुंदर सा कर देता हूं, वैल्यूज मुझे बता देना दोबारा से। इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा 50 न्यूटन का, 50 ही था ना ये। फ्रिक्शन फोर्स हमारा 43.25। 43.25। आप इसको नीचे लाना चाहते हो, ठीक है। पहले तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये दोनों मिलके ही इसको नीचे लाएं तो, या फिर सुनो, आप इसको नीचे लाना चाहते हो तो आप इस पर लगाओगे फोर्स, और वो नेट फोर्स होना चाहिए m इंटू ए। मास कितना है इसका, 10। कितने का एक्सेलरेशन देना चाह रहे हो आप इसको। सर हाँ सर, अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। अभी रुक तो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 20 न्यूटन का आपको इसके ऊपर नेट फोर्स चाहिए। बोलो, ये बात सही है। अगर आप चाहते हो कि इसके पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आए 10 किलोग्राम की बॉडी पर, तो 20 न्यूटन का इस पर नेट फोर्स चाहिए। नेट, ठीक है। तो नेट फोर्स लिखना है हमें। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल सही बात बोली इसने, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो अगले वाले के लिए फ्रिक्शन लग गया 43.25। मैंने माना कि मैं इसको नीचे लाने की तरफ के लिए एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगा रहा हूं। हो सकता है मेरी सोच गलत हो जाए। अब मैं पता करना चाहता हूं इस पर नेट फोर्स है कितना। एक्सटर्नल फोर्स नीचे, mg sin थीटा नीचे, इसमें से कट जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स मेरे को कितना चाहिए, 20 का। एक्सटर्नल फोर्स मुझे नहीं पता मैंने कितना लगाया, बट mg sin थीटा मेरे पास 50 था, इसमें से 43.25 चला गया। तो एक्सटर्नल फोर्स मैं यहां पे निकाल सकता हूं 20 प्लस 43.25 माइनस 50, 40, 50, 60, 63, तो 50, 13.25, यही आया ना। अब सुनो, अर्नब ध्यान रखना, अगर ये मेरे नेगेटिव में आ जाता तो मुझे ये पता लगता कि ये फोर्स नीचे की जगह ऊपर लगना चाहिए था। ये एक इसमें छुपा हुआ रहस्य है, बट मेरा पॉजिटिव आया, इसलिए मैंने जो सोचा था कि मैं नीचे फोर्स लगाऊं वो सही सोचा था। अब मेरे से बोलता है वर्क डन निकालो। वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स किधर है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए आपको, कितना है डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर। तो ये हो गया 132.5 जूल। लिख लीजिए और डायग्राम दोबारा बनाइए। सर, हमें वर्क के लिए हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पे देखना होता है या टोटल पे। बेटा पता है जनरली बोलता है ना कि कैलकुलेट द वर्क डन, तो जो आपने फोर्स लगाया है उसका वर्क डन निकलता है, जो आपने लगाया है। तो मैंने तो ये लगाया है, नेट फोर्स मैं थोड़ा लगा रहा हूं, वो तो जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट है ये। मैं लगा थोड़ा ना हूं, मैंने कौन सा लगाया, मैंने ये वाला लगाया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी काफी परेशान रहा हूं इस चक्कर में। तो जो फोर्स आप लगाओगे वर्क डन उसी का निकलेगा।
क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना तभी अकल में आता है कि यार किसके साथ निकालना है, क्या मतलब है इसका। चलिए अगला, इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे थोड़ा दिया है आपको। चलिए अगला देखते हैं, सेम है, कहता है कि इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाइए। इस बार ये ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ तो mg sin थीटा लगी रहा है डार्लिंग, कितना 50, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है 43.25। ऊपर ले जाने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इतना, बट मुझे अभी भी नेट फोर्स इतना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में नेट फोर्स कैसे आएगा, हर्षित पकड़ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे करना है। ऊपर वाला माइनस mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। अगेन अगर यहां पर मेरा एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव में आ गया तो मतलब मुझे नीचे लगाना चाहिए था, ठीक है। तो बाकी आएगा नहीं, 20 एक्सटर्नल माइनस 50 प्लस 43.25। तो एक्सटर्नल आ गया मेरे पास 20 प्लस 50 प्लस 43.25, 50 60 70 7 3 10 और 11 113.25 और वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस 113.25 इंटू 10 यानी कि 1132.5 जूल। क्वेश्चन ये है भाई कि एक ब्लॉक है, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको आप बी पॉइंट तक लेके आना चाहते हो, ठीक है। और इसका मास है m, आपने फोर्स लगाया है ऐसे थीटा एंगल पर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां पर है म्यू, ए से बी लाना चाहते हो आप इसको, और ये डिस्टेंस आप मान लीजिए d। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा इसमें वर्क नहीं निकालना, ये लॉज ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। लिख लीजिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f, ये पता करना है आपको। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f टू मूव द ऑब्जेक्ट, to move the object from A to B with a constant speed, with a constant speed। करके देखिए। हाँ देखें, पहले तो फोर्स के कंपोनेंट करते हैं। इधर लगेगा F cos थीटा, इधर लगेगा F sin थीटा, नीचे लगेगा mg और नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इधर लगेगा फ्रिक्शन। और तो कोई नहीं है। अब आप कह रहे हो कि ये कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहिए, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, यानी कि इस पर नेट फोर्स शुड बी 0। सर F के इक्वल आएगा। मैं F की वैल्यू पूछ रहा हूं, कह रहा आंसर F है। कौन सी साइंस लगाई। तो अगर आप चाहते हैं कांस्टेंट स्पीड से जाए तो इधर वाले फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो F cos थीटा शुड बैलेंस म्यू इंटू एन। बोलो कोई दिक्कत इसमें। और ऊपर वाले फोर्सेस दैट इज F sin थीटा, मतलब देखो आंसर मेरा यहां आ चुका है। F अगर मैं निकालूं तो म्यू एन अपॉन कॉस थीटा है, बट मेरे को एन तो निकालना पड़ेगा। एन निकाल दीजिए। ऊपर की तरफ क्या है F sin थीटा प्लस एन, नीचे की तरफ क्या है mg। तो n कितना आ गया mg माइनस F sin थीटा, ये वैल्यू यहां रख दीजिए।
तो एफ हो गया म्यू बाई कॉस थीटा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, मल्टीप्लाई इसको अंदर से, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी इसको इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, एफ कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या दिक्कत हो गई इसमें? सर यहाँ पर पहुंचने से पहले मेरा यहाँ गलती हुई, मैंने जो मल्टीप्लाई नहीं करा था। वाओ, चलिए साहब हेडिंग डालिए मैकेनिकल एनर्जी, लिखिए इसमें टोटल एनर्जी ऑफ ए मशीन या एसोसिएटेड टू ए मशीन, associated to a machine is the sum of its kinetic energy and potential energy. This is called mechanical energy. तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल बात। इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब भी मैं मैकेनिकल एनर्जी बोलूंगा तो इसका मतलब मैं दो एनर्जी कंसीडर कर रहा हूं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लगा काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का इस पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, इधर एम वी को हम बोलते हैं मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m, तो P इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी रिलेशनशिप होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। चलिए एक छोटा सा बहुत फेमस क्वेश्चन है वो करा देता हूं। लिखिए, if change in momentum of a body is 100%, what will be change in its kinetic energy? What will be the percentage change in its kinetic energy? खुद्दू सा दिखने वाला सवाल है, बट ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में 100% का चेंज कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, बताइए। ओके, और बोलो। आइए साहब, थोड़ी सी मैथ्स में आपको बता देता हूं, हालांकि मुझे भी इतनी नहीं आती है। पहले ही होता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, यानी कि आपके फॉर्मूला तो यूज हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। यही एकमात्र फॉर्मूला है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आता है। मैंने माना मोमेंटम पहले था p, बाद में हो गया 100% इंक्रीमेंट, यानी कि 2p हो गया। क्लियर है? मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी पहले थी ke1, बाद में हो गई ke2।
क्लियर? और मेरे से बोलता है समझना परसेंटेज चेंज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है चेंज। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा इनिशियल पे निकलता है और 100, तो ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब मेरे से बोला काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछा है, यानी कि बाद में काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 करना है। सही बात है? अब काइनेटिक एनर्जी पहले है p²/2m, बाद में है 2p²/2m। ठीक है, तो बस रख दो वैल्यू 2p²/2m माइनस p²/2m अपॉन p²/2m इंटू 100। p²/2m कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे वाले से कट जाएगा। ऊपर कितना बचा? 2 का स्क्वायर होगा 4, सॉरी, है ना? तो ऊपर बचा 4 - 1 इंटू 100, यानी कि 300%। सिंपल मैथ्स थी और कुछ नहीं था इसमें, फिजिक्स का फ भी नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला था सिंपल। और उल्टा पूछ रहे तो उल्टा भी कराना बेटा कि काइनेटिक एनर्जी में 100% बढ़ा दिया तो मोमेंटम में कितना % बढ़ेगा। सर अगर यहाँ पर 100% में होता है, इससे कुछ कम होता तो हम 2p की जगह क्या देते हैं? बता कितना करना है? 50%? तो फिर p, हाँ 50% करते हैं, भी रुक जा, 50% बढ़ा दिया। बेटा तेरी मैथ्स की दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है, पहले ये लिख ले फिर करते हैं। मैंने इजी सा कर दिया कॉन्सेप्ट बताने के लिए। मैं समझ गया कि p के बाद उसी को उसी p 100% और बढ़ा दिया तो वो 2p कर दिया आपने। हाँ। यहाँ तो मैं समझ गया, लेकिन अगर 50% करता हूँ दिमाग में आ नहीं रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं डालेंगे, अभी करते हैं, टेंशन ना ले, पहले तो ये लिख लो 3p/2 हो जाएगा। सही सही जवाब। अब करते हैं 50% का इंक्रीमेंट। तो अगर पहले P था तो P2 हो जाएगा P प्लस P का 50%। तो P कॉमन ले ले, 1 + 50/100। देख मेरे लाभ क्या आया ये? हो गया। है? हाँ हो गया। बस अब तू 50 बोले, 70 बोले, 75 बोले, 2.5 बोले, तू तेरी मैथ से फिर हो तो चलिए साहब। सही है, अपनी छोटी छोटी बातें भी पूछते हुए चल रहे हो, चाहे वो हंसने वाली हो चाहे एलकेजी की क्लास की हो, बट आपका डाउट तो डाउट है, पूछना आपका फर्ज है, बताना हमारा धर्म। हाँ तो मैं क्या पढ़ा था, मैं तो ये पता नहीं क्यों करा गया बीच में। हाँ एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो करिए, उससे हम एक थ्योरम पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन ये है कि एक m मास की बॉडी v स्पीड से जा रही है और यहां से जाकर के यहां पर आ जाती है और यहां पे इसकी स्पीड 0 हो जाती है। बनाइए, कैलकुलेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, calculate work done by the external force in stopping the object minimum लिखना, calculate minimum work done। चलिए करके देखिए जरा।
यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। नहीं, मैंने बोला नहीं है तो क्यों करना है? मुझे इसको रोकना है तो मिनिमम के लिए मैं कम से कम फोर्स इधर ही लगाऊंगा, एक्स्ट्रा फोर्स। अगर मुझे ये रोकना है इस मास में, तो इसमें इधर की तरफ इसका जो फोर्स आएगा मास, और इधर की तरफ इसका रिटार्डेशन ए आना चाहिए। ए क्या आना चाहिए, ये देखने वाली बात है। अगर इसको डी डिस्टेंस पे रोकना है तो डी दिया था ना मैंने कि नहीं दिया था? नहीं दिया। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, घबराने की बात क्या है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इधर की तरफ फोर्स है यानी कि -2AD। तो एक्सेलरेशन मेरा होना चाहिए था, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो फाइनल स्पीड तो इसकी क्या है, 0। तो ए हो गया मेरे पास यू स्क्वायर बाय 2D। ठीक है, अगर इनिशियल स्पीड में इसकी v मान लेता हूं, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो मुझे रिक्वायर्ड है वो है m इंटू ए, यानी कि v स्क्वायर बाई 2D। ये मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क डन बोल रहा है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यानी कि Fs cos 180, cos 180 होता है -1, मैं डायरेक्ट लिखने वाला था -Fs। वर्क डन नेगेटिव तभी आता है जब फोर्स अलग लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा हो। S की जगह डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास d माइनस F की वैल्यू रख दीजिए mv स्क्वायर बाय 2D मल्टीप्लाइड बाय d, यानी कि -12 mv स्क्वायर बाय, बस लिख लीजिए पहले इसको। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। मुझे बताइए इसकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 mv स्क्वायर। ब्रो जल्दी लिखो यार। तो मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ समझ में आ गया आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया ना, कोई दिक्कत? मतलब पढ़ते जा रहे हो तो आता जा रहा है समझ में, तो बस ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले यार, बैकग्राउंड कंप्लीट कर अपना। 3 बजे क्लास खत्म। अरे यार अब क्या करें बता, एक दिन छोड़ दे हाल वो खत्म, एक दिन छोड़ दे स्कूल, एक दिन छोड़ दे कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई तू जिंदगी में बड़ा आदमी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उस दिन तू स्कूल नहीं गया था, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग स्कूल छोड़ता है, उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद मैथ कोचिंग। मैथ्स कहाँ कौन पढ़ रहा है? अच्छा चलो कोई नहीं, मैथ्स तो काफी लोग पढ़ा रहे हो, काफी अच्छे भी पढ़ाते हैं, काफी लोग अच्छे पढ़ाते हैं मैथ्स। केमिस्ट्री भी काफी लोग अच्छी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं बट कम लोग अच्छी पढ़ाते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ डेरिवेशन करवाते हैं, उनको लगता है फिजिक्स वही है, बच्चे भी उसी में खुश होते हैं। चलिए आइए, ये काइनेटिक एनर्जी इसके 12 mv स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। अब आपको क्या लग रहा है समझना, आपने कहा कि इसको रोकने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं ये बोल दूं 12 mv स्क्वायर क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं कह दूं इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो आपका वर्क डन कितना आना चाहिए, -10 जूल, यानी कि +10 जूल में आप जो वर्क करोगे -10 जूल दोनों मिला दोगे तो ये रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो बेसिकली आपने करा क्या है, आपने करा है वर्क निकालने के लिए इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 12 mv स्क्वायर, और यही आपने बोल दिया कि सर हमारा आंसर यही है। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये लिख लीजिए इसकी लर्निंग, कि बेसिकली आपने ये काम करा है, और हेडिंग डाली है वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट कर देना, स्कूलों में पूछी जाती है, और इसका प्रूफ भी पूछा जाएगा। एक प्रूफ तो मैंने ये करा ही दिया इनडायरेक्टली। डेल्टा बोल रही है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज।
इसका प्रूफ मैं करा देता हूं, 2-4 मिनट में हो भी जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है ना, स्कूल में पूछ लेगा 2 नंबर में। आइए, सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो u स्पीड से जा रहा है और मैंने इस पर इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है जो कि वेरिएबल है, और ये यहां तक आ गया है, यहां पे इसकी स्पीड v हो गई है। ये कंडीशन है। कभी भी स्कूल में आप डेरिवेशन करते हो तो कंसीडरेशन लिख दिया करो, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving in initial speed u. It experiences an external variable force. Due to this force, its velocity become v after covering d distance. ये लिखा जाता है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। आइए, तो मुझे निकालना है कितना वर्क करा। मैंने जो फोर्स लगाया है उसने वर्क करा है, उसी वर्क से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो वर्क डन निकालने के 2 फॉर्मूले थे, है ना। वर्क डन निकालने के 2 फॉर्मूले थे, एक था F इंटू एस, ये तब लगता था जब फोर्स कांस्टेंट हो, और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। और यहां पे फोर्स कैसा है, वेरिएबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, सुनना ध्यान से। तो फोर्स तो वेरी कर रहा है, तो इस केस में हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहां पर, कि यहां से इधर की तरफ ds डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना। तो इस टाइम में हम फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे कि ये यहां से यहां जाने में फोर्स लगभग क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तो वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dw, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, F इंटू ds। क्योंकि फोर्स भी इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इसलिए थीटा 0। नाउ टोटल वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन से निकल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू m इंटू ए रखता हूं तो आपको याद होगा x का इंटीग्रेशन dx के साथ होता था, r का इंटीग्रेशन dr के साथ होता था, थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा के साथ होता था। तो a का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ तो नहीं होगा, तो मुझे यहां पर a को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना पड़ेगा। ये मैं पहले सिखाया था कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और एक और था v dv बाई ds। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में यहां आता है, तो मैं यहां रखता हूं v dv बाय ds इंटू ds। यही झोल है बस इसका, ds से ds कट गया तो ये हो गया dw, m कांस्टेंट है, v dv हो जाएगा इंटीग्रेशन। वेलोसिटी क्या है, पहले क्या थी u, बाद में कितनी हो गई v, तो फाइनल लिमिट। पहले वर्क डन जब यहां से शुरू करा तो कोई वर्क नहीं करा होगा, यहां आते आते आपने w वर्क डन करा है। अब ये हो गया w m, v dv ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट m 2, इसकी जगह एक बार अपर लिमिट का स्क्वायर लोअर लिमिट का स्क्वायर, यानी कि हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये आ गया वर्क डन, ऊपर लिख रहा हूं। तो वर्क डन हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए यहां तक, यही तो प्रूफ करना था। सर तो पेपर में मेंशन करेगा कि फोर्स वेरिएबल हाँ है। हाँ, देखो अगर कुछ भी नहीं मेंशन करता है तो वेरिएबल से ही कर देना, वरना वो वेरिएबल का बोल देगा। अब वो बोलता है कांस्टेंट फोर्स से करोगे ना, तो करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना। फिर तो ये इसको ए करके इसको बाहर लिख देना, ds को एस कर देना, अपने आप आ जाएगा। और कांस्टेंट फोर्स से करोगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना जो कराया था हमने, उसको कर देना।
सिर्फ ये रखना, यहाँ यू करके यहाँ पे वी कर देना और फिर से वही वर्क डन निकाल देना। करके बताऊं क्या? करके देखोगे? नहीं सर, हो जाएगा। ना हो तो बता देना, वैसे वेरिएबल ही पूछता है यार, 11th में हो तुम लोग। उल्टा करके बना दे। हैं? कांस्टेंट में बताता था, रुक जाओ। ये लिखिए वहां तक ऊपर तक, W इक्वल टू डेल्टा के, लिख लिया? लिखिए 10 वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, 10 वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। Change in its kinetic energy. This is called work energy theorem. This is called work energy theorem. देखो, अगर आपको कांस्टेंट फोर्स के लिए बोलता है, कह देना भाई u वेलोसिटी से जा रही है, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई है, a से b गया है, s डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने ऐसा लगा दिया है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वही v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये हो जाएगा आपके पास 2as यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो a हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2s। ये वैल्यू यहां पुट अप करो, तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा m यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2s। वर्क डन निकाल दो, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये रख दो m यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, s से s कट गया। अब इसको खोल करके लिख दो, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m यू स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv, अच्छा माइनस कर दिया आपने लास्ट। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, वो लास्ट में माइनस लिख दिया। लिख दिया ना? तो इससे अच्छा माइनस का कोई वो नहीं है, फर्क सिर्फ इतना कि आपने फोर्स सीधा लगाया है। या फिर सुनो 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 भाइयों की बहनों, फोर्स भी इधर लगा लो, भाड़ में जाने दो, खत्म करो, माइनस का टंडा ही खत्म। फोर्स भी इधर है, ये भी यही है, माइनस ये बताओ, ये अपोजिट साइड लगा रहे हैं फोर्स। हाँ। तो यहाँ मुझे माइनस लगा देना चाहिए था, तो कट जाता है। ठीक है, ठीक, एक सेकंड, मैंने फोर्स भी इधर लगाया, बाहर में जान दो, रुक जाओ। एम ए, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये लो, ऐसे कर दो, ये लो आ गया। इसको एक्सप्रेशन मान लेना, पॉजिटिव कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। रुको, अच्छा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे कर दो, ये लो, ये लो। ठीक है,